वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, इसके जहाँ साइंस प्रैक्टिस सेट 29 लेके। तो चलिए, अगर आपने अभी तक 28 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहां से जाके आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या, देखिए ये एक ग्राफ होता है, ये वेग का हो गया, ये समय का हो गया। यानी एक्स अक्ष जो है समय का, वाई अक्ष वेग का हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि समय के साथ वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये वेग समय ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, वेग समय ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ से इस तरीके से वेग जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या सकते हैं, ये एक समान त्वरण से जाएगा। ठीक है, अगर वही यहाँ से इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, तो इसे कहते हैं त्वरण बढ़ेगा। अगर इस तरीके से आएगा तो इसे कहेंगे त्वरण घटेगा। अगर यहाँ से इस तरीके से जाएगा तो हम कहेंगे कि एक समान वेग से जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से इस तरीके से जाएगा तो ये जो होता है असंभव होगा। क्या होगा, असंभव। तो चलिए, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, इसका v क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पे g क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v। देखिए, जो नॉर्मल फार्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी, यहीं से लेते हैं। v बराबर u, ए की जगह क्या हो जाता है, g हो जाता है, तो माइनस जी टी हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि 50 मीटर प्रति सेकेंड से वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जा रहा है, तो समय कितना लग रहा है, फेंका जाता है तो बिंदु पर आने में समय क्या लगेगा। देखिए, यहाँ पे 50 मीटर प्रति सेकंड क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस जी कितना है 10, तो 10t। तो t यहाँ से 10 क्या नाम है, u क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सॉरी रुकिए, u माइनस जी टी। तो यहाँ पे हमको लग रहा है v तो हमारा 0 है। ठीक है, तो u कितना है यहाँ पे 50 माइनस जी टी यानी 10t। तो यहाँ से t बराबर क्या आ गया, 50, तो t का मान कितना आ गया, 5 सेकेंड। यानी t यहाँ पे हमारा कितना लगेगा, 5 सेकेंड। अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v बराबर यू जी टी, v बराबर यू जी टी हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास u 0 है, तो 10 गुना टी कितना है, 5 सेकेंड, यानी 10 पचे 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए, मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, अगर इसको गति में लाना है तो उसे धक्का या खींचना देना क्या कहलाता। जब इस पे हम कोई बल लगाएंगे यानी फोर्स जब लगाएंगे तभी ये यहाँ से यहाँ होगा। बात को समझिएगा, बिना बल के ये यहाँ से यहाँ नहीं हो पाएगा। तो क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा पुराना एक घंटी बजने वाला जो घड़ी होता है वो किस पे कार्य करता है, वो पूरी तरीके से मैकेनिकल वर्क रहता है। क्या रहता है, पुराने जो घड़ी होता है
ये पूरी तरीके से मैकेनिकल था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, संवेग। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p²/2m, जहाँ p हमारा क्या होता है, संवेग होता है। अब एक हल्का तथा एक भारी धातु को अगर लेंगे, तो अगर हल्का धातु लेंगे तो m क्या होगा, हल्का होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, हल्का पिंड का गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगा। अगर भारी पिंड लीजिएगा, क्योंकि बट्टे में m है, छोटा लीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, अब भारी लीजिएगा तो कम हो जाएगा। तो किसका होगा, तो हल्का पिंड जो लेंगे उसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो जब हम वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल को लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वजन। क्या होता है, वो वजन होता है। वजन को भी भार कहा जाता है, ठीक है। तो लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी का मान क्या होता है? जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, बिल्कुल कम होता है। यानी जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाएगा, ठीक है। विषुवत रेखा पर अधिक, ध्रुव पर कम होता है, नियत रहता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, ठीक है। तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो जी के मान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। बात को समझिएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, अगर पृथ्वी तल से अगर हम नीचे जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। यानी कि कौन प्रदान करता है, तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है, किसी भी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को, अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। किसकी दिशा होती है, केंद्र की ओर होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श तरल पदार्थ डैश है। एक आदर्श तरल पदार्थ क्या होता है, तो आदर्श तरल पदार्थ होता है घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापीय एक हो जाएंगे? तो कितना होने पर, देखिए ये कितना होने पर, ये सी माइनस, फॉर्मूला क्या होता है, सी माइनस 0/100 - 0 = F - 32/212 - 32 होता है, ठीक है। अब देखिए सेंटीग्रेड को और फ़ारेनहाइट को अगर हम x मान लें, ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या होता है, क्या होगा, ये है। तो अगर x मान लें तो ये क्या हो जाएगा, x - 0/100 बराबर x - 32/212 में से 32 जाएगा, क्या हो जाएगा, 180। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। ये क्या हो जाएगा, 9x बराबर ये हो जाएगा 5x माइनस 32, 5 कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 160। अब ये 5x इधर आके क्या हो जाएगा, 4x बराबर माइनस का 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -40 डिग्री। यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों का तापमान क्या होगा, वो पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री में एक होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं क्योंकि लकड़ी की ऊष्मा कुचालक होती है। क्या होती है, लकड़ी की ऊष्मा जो होती है कुचालक होती है। अगर वो भी गर्म होगा, अगर लकड़ी का नहीं लगा होगा तो आपका हाथ जल जाएगा। इसलिए वो लगाया जाता है ताकि लकड़ी का ऊष्मा कुचालक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश होता है। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या होता है, घुला हुआ पदार्थ होता है। जब आप चीनी को
एक पानी में मिला दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको पानी शक्कर नज़र आएगा, नहीं नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, घुला हुआ पदार्थ। आप थोड़ा सा पीजिएगा तो मीठा लगेगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जल एक अच्छा विलायक होता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसी कारण जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम जो होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, ड्यूटेरियम क्या होता है, DTO। ठीक है, यानी इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है कहा गया है। तो देखिए, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, टाइटेनियम, ये तीनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम। लेकिन टाइटेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर एचायन पदार्थ करता है, एचायन प्रदान करता है। तो कौन एचायन प्रदान करता है, ये कई बार हमने कह रहा है कि एसिटिक एसिड जो है पानी में घुलने पर एचायन प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। नहीं है कह रहा है। डेमोक्रेटिक्स, अल्राजी और जॉन न्यूलैंड, जॉन वॉल्फगैंग, हेनरी मोसले। तो इन सभी का योगदान है आवर्त सारणी में, लेकिन डेमोक्रिट्स का योगदान नहीं है। डेमोक्रिट्स जो है इसका योगदान हमारे आवर्त सारणी में नहीं है। क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कहते हैं। तो लाफिंग गैस हम सभी जानते हैं, N2O को हम लाफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, चावल से, सूरजमुखी से, गन्ना से, पेट्रोल से। तो एथेनॉल जो है ये गन्ना से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही युग्म का चयन कीजिए, यानी सही युग्म का चयन करना है। प्राकृतिक बहुलक, प्रोटीन, रबर, सेलुलोज स्टोर ये होता है। संश्लिष्ट बहुलक, प्लास्टिक, पॉलीथीन, नॉयलिन ये भी होता है। अर्ध संश्लिष्ट बहुलक, रेयॉन, वल्कनीकृत रबर होता है। यानी कि सही युग्म तो सभी हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो अंतःपरद्रव्यी जालिका जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर से सहारा प्रदान करता है तथा इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पीत यानी बाइल जमा होता है। पीत कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पीत का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, क्या होता है, यकृत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। रक्त में जल की मात्रा नियंत्रित करना, ये तो है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, तो रक्त में
शर्करा की मात्रा नियंत्रण करना गुर्दा का काम नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यूरिया को छानकर बाहर करना कार्य है। कई हार्मोनों का स्त्रवण करना भी इसका कार्य है। सिर्फ रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यवान्ती होती हैं? तो किसमें होती है? मेढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना, हाथ से लिखना। स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यवान्ती होती है, यानी स्वैच्छिक, तो ये क्या हो जाएगा? हृदय का धड़कना ये स्वैच्छिक, मेढक का कूदना तो सेल्फ हो गया, पेट में भोजन गति सेल्फ हो गया, हाथ से लिखना सेल्फ हो गया, लेकिन हृदय का धड़कना ये स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यवान्ती होती है। ठीक है, ये खुद से होती है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुकिए, ये 23 क्वेश्चन में रुकिए, ये गलत हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यवान्ती, यानी खुद से, स्वैच्छिक मतलब खुद से होती है, तो मेढक का कूदना खुद से होता है और हाथ से लिखना खुद से होता है, ये दोनों खुद से होता है। मेढक खुद से कूदता है, आप हाथ से खुद से लिखते हैं। ठीक है, स्वैच्छिक मांसपेशियां का रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ए और डी दोनों सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यवान्ती यानी खुद से कार्य करता है, तो हाथ से लिखना आप खुद से करते हैं और मेढक का कूदना खुद से काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं? तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? पुष्प में स्थित होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पुष्प के फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत हो जाती हैं? तो किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत हो जाती हैं? पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में या एरेनकाइमा में? तो ये स्क्लेरेनकाइमा में क्या होती हैं? कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस ऊतक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती हैं। क्या होती हैं? लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती हैं। यह ऊतक पौधा के तना, पत्तियों के सिरा, फलों तथा बीजों के बीजावरण, नारियल के रेशेदार छिलके तथा जिस पौधा में रेशा उत्पन्न होता है उसमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।